बढ़ते हैं आगे। क्या कह रहा है आगे? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। तो आपने क्या देखा कि भैया अगर कोई गुड्स या सर्विसेज का सप्लाई किया जा रहा है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में, तो उनको क्या कहा जाएगा? रिलेटेड पर्सन। ऊपर पढ़ा आपने, तो रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन देखी, तो भैया एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन किसका होता है? कि एम्प्लॉय जो होगा वो एम्प्लॉयमेंट वाली सर्विस देगा और उसके बदले तो ये हमारा सप्लाई नहीं माना जाता। मतलब एक एम्प्लॉय जो है, अगर मैं कहीं पे जॉब करता हूं तो वहां मैं अपनी सर्विस दे रहा हूं और जो वहां का एम्प्लॉयर है मुझे क्या दे रहा है? सैलरी दे रहा है। जीएसटी के अंदर आएगा इसको सप्लाई मानेंगे तो उसको सप्लाई नहीं माना जाता। इसको हम पढ़ेंगे अलग से, किसको एक्सक्लूड किया गया, इसको सप्लाई नहीं माना जाता। अब एम्प्लॉयर मुझे सैलरी दे तो वो आपका सप्लाई का पार्ट नहीं है, वो कंसिडरेशन, मतलब हम सप्लाई के रोल में ही उसको नहीं लेते। ऐसे ही कई बार ऐसा होता है, आपने टैक्स के अंदर वर्ड सुना होगा एक परक्विजिट्स, सुना है? फैसिलिटीज वगैरह एम्प्लॉय मुझको देता है अलग अलग टाइप की, रहने के लिए घर दे दिया, गाड़ी दे दी वगैरह वगैरह, तो वो भी आपका क्या माना जाता है? एम्प्लॉयमेंट के कोर्स का एक पार्ट माना जाता है, उसको भी हम सप्लाई के अंदर लेके नहीं चलते। उसके बाद बात आई गिफ्ट की। गिफ्ट में हमने क्या देखा कि भैया 50,000 तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 50,000 से ज्यादा का दोगे तो हम उसको क्या मान लेंगे? सप्लाई। तो गिफ्ट के अंदर एक लिमिट लगा दी, कितने की? 50,000 की। अदरवाइज नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर, मतलब एम्प्लॉयमेंट के पर्पस से आप उसको जितनी मर्जी सैलरी दो, आपको जितनी बड़ी सर्विस दे, उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे, क्योंकि वो सर्विस नहीं है, वो क्या है? एम्प्लॉयमेंट है। वो अलग है। हाँ, जीएसटी का पार्ट नहीं बनेगा, मतलब हम उस एक्टिविटी को सप्लाई नहीं मानेंगे। मतलब अब एम्प्लॉय ये भी तो कह सकता है ना, मैं तो सर्विस दे रहा हूं जी, तो जीएसटी के अंदर सर्विस के ऊपर टैक्स लगता है तो इसको भी लगना चाहिए, लेकिन कहा कि नहीं, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशन है आपका, आप एज अ सैलरीड पर्सन काम करते हो, पूरे महीने काम करते हो, सैलरी मिलती है, तो ये आपका सर्विस नहीं माना जाएगा, इसको क्या माना जाएगा? एम्प्लॉयमेंट माना जाएगा। और अगर इसको एम्प्लॉयमेंट माना जाएगा तो इसको जीएसटी से क्या रखते हैं? बाहर रखते हैं। ठीक है, क्लियर? चलो क्या कह रहा है? इन टर्म्स ऑफ द डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पर्सन गिवन अबव, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय जो थे वो क्या थे? रिलेटेड पर्सन्स। हाउएवर services provided by an employee to the employer in the course of or in furtherance of his employment are not treated as supply। कह रहा है एम्प्लॉयमेंट के कोर्स में जो भी सर्विसेज दी जाती है वो आपका सप्लाई नहीं माना जाता। इसको हम कहां पढ़ेंगे? शेड्यूल 3 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। किसका था शेड्यूल 3? वो सारे आइटम जिसको हम ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स मानते हैं ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानते हैं। तो ये शेड्यूल 3 के अंदर हमें पढ़ने को मिलेगा कि ऐसा आइटम एक आता है जिसको हम कहते हैं एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का एम्प्लॉयमेंट सर्विस। ठीक है सर। आगे फिर बताइए गिफ्ट को लेके, तो गिफ्ट के ऊपर हमने लिमिट क्या देखी थी? 50,000, 50,000 की। फर्दर प्रोवाइजो टू पैरा 2, ये क्या है? प्रोवाइजो है। किसका? पैरा 2 का। किसका? शेड्यूल 1 का। प्रोवाइड्स दैट गिफ्ट अप टू ₹50,000 इन वैल्यू in a financial year by an employer to an employee shall not be treated as supply of goods or services or both। सिंपल सी बात है, 50,000 रखना है, गिफ्ट का मुद्दा होगा तो 50,000 पे लिमिट लग जाएगी। 50,000 से ज्यादा तो सप्लाई मान लेंगे। कब? एक दिन में, एक साल में? एक साल में। एक एम्प्लॉय के लिए, सारे एम्प्लॉय के लिए? एक एम्प्लॉय के लिए। एक एम्प्लॉय एक साल में 50,000, दिस इज द लिमिट। आगे हाउएवर gift of value more than ₹50,000 made without consideration are supply and are subject to GST when made in the course or furtherance of business। क्लियर है? अब गिफ्ट की डेफिनेशन क्या होती है सर? तो गिफ्ट की कोई डेफिनेशन नहीं है हमारे जीएसटी लॉ के अंदर। गिफ्ट की कोई डेफिनेशन नहीं है हमारे जीएसटी लॉ के अंदर। पर गिफ्ट आप क्या समझते हो? गिफ्ट का मतलब क्या है? कि जो अपनी एज अ वॉलंटरली कोई देता है किसी को और सामने वाले का उस पर राइट नहीं होता। क्या कोई किसी से मांग के गिफ्ट ले सकता है कि मैं तो गिफ्ट लेकर रहूंगा जी, केस कर दूंगा गिफ्ट नहीं दिया तो? ऐसा हो सकता है? नहीं। तो मतलब जिसको गिफ्ट मिल रहा है उसका उस पर कोई राइट नहीं है, देने वाले की अपनी स्वेच्छा है, वो अपनी इच्छा से दे रहा है। और क्या वो रोज गिफ्ट देगा या किसी ओकेजन पे देगा? कोई ना कोई ओकेजन होना चाहिए तभी उस पर गिफ्ट दिया जाता है। ठीक है, तो ये एक पैरामीटर है जनरली जिसको हम कहते हैं कि ये गिफ्ट तो ऐसा ही होता है, अगर डेली मिल रहा है या कोई छीन के ले रहा है तो वो गिफ्ट नहीं है, तो वो कोई और टर्म आएगी, गिफ्ट नहीं कहलाएगा। तो वही चीज कही जा रही है कि भैया जिसको गिफ्ट को हमारा डिफाइन तो नहीं किया जीएसटी लॉ ने, लेकिन इन कॉमन पार्लेंस गिफ्ट इज मेड विदाउट कंसिडरेशन, नंबर 1, इज वॉलंटरी इन नेचर, नंबर 2, एंड इज मेड ओकेजनली। क्या क्या बातें आई कि भैया गिफ्ट के बदले कुछ मिलता नहीं है, कंसिडरेशन यहां पे नहीं होता। वॉलंटरी नेचर का होता है, मतलब देने वाले की इच्छा है दे, देने वाली इच्छा ना दे, कम दे ज्यादा दे, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और तीसरा क्या है यहां पे कि भैया ये कैसा होता है? ऑन सम ओकेजन, ओकेजनली होता है। इट कैन नॉट बी डिमांडेड एज अ मैटर ऑफ राइट बाय द एम्प्लॉय। जो एम्प्लॉय है वो उसको एज अ राइट डिमांड नहीं कर सकता। एंड द एम्प्लॉय कैन नॉट मूव अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर ऑब्टेनिंग अ गिफ्ट। वो अपने एम्प्लॉयर को
कोर्ट में ही ले आ सकता है कि भैया ये गिफ्ट नहीं दे रहा, केस करूंगा, ऐसा नहीं है। अच्छा जी, फिर बात आती है परक्यूजिट्स। तो मैंने आपको बताया परक्यूजिट्स इज व्हाट, अ काइंड ऑफ सैलरी। परक्यूजिट क्या है, एक प्रकार की सैलरी होती है। जैसे कि आप किसी को आप देखते होगे तो भैया वो कहता है कि सैलरी कितनी मिलती है जी, 10,000 रुपए, और फैसिलिटी कितनी मिलती है, मान लो 2,000 रुपए की, तो कुल मिलाकर उसकी सैलरी कितनी है, 12,000 रुपए की। कंपनी क्या कहती है कि हमारी सीटीसी क्या है, या इसको लाख में ले लो कि सैलरी कितनी मिलती है 10 लाख रुपए की, फैसिलिटी कितनी मिलती है 2 लाख रुपए की। तो कंपनी के लिए सीटीसी क्या है, सीटीसी का मतलब क्या होता है, कॉस्ट टू कंपनी, कि एक एम्प्लॉय जो है उसको हायर करने की कंपनी को क्या कॉस्ट पड़ती है, तो पूरे साल में कितना खर्च कर रही है कंपनी, 12 लाख रुपए। वो अलग बात है कि 10 लाख रुपए कैसे देती है, कैश में, और 2 लाख रुपए कैसे देती है, काइंड में। 2 लाख रुपए कैसे देती है, काइंड में, कि भैया घर दे दिया तो घर को संभाल कौन रहा है, मालिक, तो कहीं ना कहीं खर्च तो कर रहा है, गाड़ी दे दी उसको संभाल कौन रहा है, मालिक, तो कहीं ना कहीं खर्च तो कर रहा है। तो वो भी क्या है, एक पार्ट ऑफ सैलरी ही है। तो आपको कैश में मिले तब भी उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, और अगर परक्यूजिट्स के रूप में मिले, मतलब काइंड में मिले, तब भी उसके ऊपर जीएसटी आपका नहीं लगता। तो उसी चीज को समझाया गया है कि परक्यूजिट्स बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, एज ऑलरेडी डिस्कस, सर्विस बाय एन एम्प्लॉय to the employer in the course or in relation of his employment is outside the scope of GST। मतलब कि भैया एम्प्लॉयमेंट के पर्पस के लिए होगा तो वो जीएसटी के क्या माना जा रहा है, बाहर, मतलब ना ही उसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानते हैं, ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानते हैं। इट follows therefrom that payment made by an employer to employee in terms of contractual agreement entered into between the employer and the employee will not be subjected to GST। Ministry of Finance has clarified in press release on 10/7/2017 that if services such as membership of a club, health and fitness center etc are provided free of charge to the employees by the employer, the same will not be subjected to GST। मतलब फैसिलिटी अगर दी जा रही है, आपको मेंबरशिप दे दी गई किसी क्लब की, किसी जिम की, किसी भी चीज की, या इस टाइप की और भी कोई फैसिलिटी, मेंबरशिप का एग्जांपल है, मैं कह रहा हूं गाड़ी दे दी, परक्यूजिट्स के अंदर वो सारी चीज आती है, किसी भी काइंड में आपको फैसिलिटी दे दी, आपको गिफ्ट वाउचर्स दे दी, आपको शॉपिंग के वाउचर्स दे दी, आपको मूवी की टिकट्स के वाउचर दे दी, कुछ इस टाइप की कोई भी चीज दे दी, तो वो भी क्या है आपका जीएसटी से बाहर, जीएसटी में वो कवर नहीं होगा। द सेम वुड होल्ड ट्रू फॉर फ्री हाउसिंग टू द एम्प्लॉइज, घर दे दिया जी रहने को, व्हेन द सेम इज प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द employer and employee and is part and parcel of the cost to company। ये कहीं ना कहीं मोटा मोटा क्या है, कॉस्ट टू कंपनी का ही पार्ट है। जैसे कि जब आप जॉब लगती है आपकी, तभी आपको कहा जाता है कि इतनी सैलरी दी जाएगी, घर दिया जाएगा, गाड़ी दिया जाएगा, मोबाइल फैसिलिटी दी जाएगी, ये सारी चीज दी जाएगी। तो ये क्या था, सीटीसी का पार्ट था। आपको एक पूरा पैकेज बताएगा कि ये पैकेज आपको मिलेगा जिसके अंदर आपको ये सारी चीजें मिलेगी। तो दिस इज अ काइंड ऑफ सीटीसी, जो कि कॉस्ट ऑफ कंपनी है, जो कि आपके एग्रीमेंट में प्री डिसाइडेड था। तो आपको एडिशनल कोई बेनिफिट नहीं दे रहा, आप एडिशनल कोई सर्विस नहीं दे रही, जो सर्विस के टर्म्स थे, जो आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो सारा आप काम करते हो, और जो कंपनी ने एग्री किया था कि हम आपको इतना पे करेंगे, वो उतना पे कर रहा है, इधर कैश इधर काइंड। क्लियर? चलिए जी, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट तक क्लियर हो गया। 2 पैरा हमारे समाप्त होते हैं। अब आता है पैरा नंबर 3, जहां पे आपको एस्टैब्लिश क्या करना है, प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन। पैरा नंबर 3 ऑफ शेड्यूल नंबर 1। तो हमने मोटा मोटा क्या देखा कि भैया प्रिंसिपल और एजेंट के केस में अगर गुड्स सप्लाई किया जा रहा है प्रिंसिपल टू एजेंट, तो भी क्या माना जाता है, वो सप्लाई, ऑल्दो कंसिडरेशन नहीं होता। और एजेंट अगर रिसीव कर रहा है प्रिंसिपल के बिहाफ पे और उसके बाद वो दे रहा है प्रिंसिपल को, तो उस केस में भी क्या माना जाएगा, वो सप्लाई, ऑल्दो यहां पे कंसिडरेशन नहीं होता। ये एक सिंपल था। आगे देखो, सप्लाई ऑफ गुड्स by a principal to his agent without consideration where the agent undertakes to supply such goods on behalf of the principal is considered as supply। क्या कह गया कि where agent, सॉरी, सबसे पहले सप्लाई किया गया गुड्स कहां से कहां पे, प्रिंसिपल से कहां को, एजेंट को। प्रिंसिपल से गुड्स किसके पास गया है, एजेंट के पास गया, कंसिडरेशन नहीं है ऑब्वियसली, और यहां पे एजेंट ने अंडरटेक कर रखा था कि वो सप्लाई करेगा प्रिंसिपल के बिहाफ पे गुड्स को, तो उसको सप्लाई मानेंगे। सिमिलरली सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन एजेंट टू हिज प्रिंसिपल, अब एजेंट किसको दे रहा है, प्रिंसिपल को दे रहा है, विदाउट कंसिडरेशन, वेयर द एजेंट अंडरटेक्स टू रिसीव सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल इज कंसिडर्ड एज सप्लाई। मतलब कि एजेंट ने अब रिसीव किया किसी और से, और रिसीव करने के बाद वो किसको दे रहा है, अपने प्रिंसिपल को दे रहा है, तो वो भी क्या माना जाएगा आपका सप्लाई। नाउ पॉइंट्स which merit consideration in this regard are as follows। अब यहां ध्यान देने वाली बात क्या है वो देखो, only supply of goods, only supply of goods and not supply of services is covered here। इन जनरल जहां भी आप देख रहे थे तो वहां पूरी सप्लाई की बात हो रही थी, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, मैटर नहीं करता। लेकिन यहां चीख के क्या कह रहा है कि भैया इस पैरा 3 के अंदर सिर्फ किसको लिया जा रहा है, सप्लाई ऑफ
गुड्स को, सप्लाई ऑफ सर्विसेज की यहां पे बात नहीं की जा रही। जो एजेंट है ऑब्वियसली बात है वो गुड्स के लिए एजेंट जनरली बनाया जाता है, जिसको आप देखते थे कौन सा एजेंट, मर्चेंट एजेंट। ठीक है, जो आपका एजेंसी का एस्टैब्लिशमेंट होती थी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, वहां पे भी गुड्स की बात होती थी, सर्विसेज का वहां पे कोई जिक्र नहीं था, तो उसी को यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया गया कि भैया मर्चेंट एजेंट है हमारा, ये सिर्फ गुड्स के लिए एजेंट है, सर्विसेज का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, जीएसटी उसके बारे में बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो सप्लाई ऑफ गुड्स की बात की जाएगी, सर्विसेज की नहीं की जाएगी। सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट विदाउट कंसिडरेशन इज ऑल्सो, मतलब सर्विसेज तो छोड़ दो, गुड सप्लाई किया जा रहा है, प्रिंसिपल टू एजेंट कह लो या एजेंट टू प्रिंसिपल कह लो, और कंसिडरेशन वहां पे नहीं है तो वो क्या माना जाएगा, सप्लाई। सर्विसेज की यहां पे बात नहीं कर रहे। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका, मतलब अगर सप्लाई दिया जाएगा बिना कंसिडरेशन के, सप्लाई किया जाएगा सर्विसेज बिना कंसिडरेशन के, तो क्या वो सप्लाई माना जाएगा? हम क्या कह रहे हैं कि सप्लाई करेंगे किसको, गुड्स को, और उस केस में कह रहे हैं कंसिडरेशन नहीं होगा, तो क्या माना जाएगा? अब हम कह रहे हैं सप्लाई करेंगे किसको, सर्विसेज को, और उसमें कंसिडरेशन आपका नहीं होगा, तो क्या माना जाएगा? क्या सप्लाई माना जाएगा, नहीं माना जाएगा? क्यों? सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्या कह रहा था, कंसिडरेशन होना चाहिए। एक्सेप्शन क्या था, शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 किसकी बात कर रहा है, सिर्फ गुड्स की, सर्विसेज की बात ही नहीं कर रहा, तो बंदा किस ग्राउंड पे जीतेगा, इस सबसेक्शन 1 की ग्राउंड पे। सबसेक्शन 1 क्या था, कंसिडरेशन होना चाहिए, कंसिडरेशन है नहीं तो ये सप्लाई होगी नहीं। आप कहोगे शेड्यूल 1 में लिखा है, तो आप कहोगे क्या, शेड्यूल 1 में तो सिर्फ गुड्स की बात लिखी है, सर्विसेज में अगर कंसिडरेशन नहीं होगा तो हम तो बच जाएंगे। समझ रहे हो? तो जनरली ये क्यों ऐसा है, क्योंकि प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन ही किसके लिए एस्टैब्लिश होता है, गुड्स के लिए। सर्विसेज के केस में प्रिंसिपल एजेंट बनते ही नहीं है, बनते किसके लिए हैं, सिर्फ और सिर्फ सामान के लिए, गुड्स के लिए। क्लियर है? चलो आगे देखो, thus the supply of services between principal and agent, supply of कहां हो, सर्विसेज किसके बीच में, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में, एंड वाइस वर्सा वुड देयरफॉर रिक्वायर कंसिडरेशन। भाई साहब अगर प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है सप्लाई ऑफ सर्विसेज की, तो यहां पे कंसिडरेशन क्या है, मैंडेटरी। अगर कंसिडरेशन नहीं होगा तो सप्लाई वो नहीं माना जाएगा, जो अभी हमने समझा, टू बी कंसिडर्ड सप्लाई एंड दस टू बी लायबल टू जीएसटी। अगर कंसिडरेशन नहीं है और सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो रहा है तो वो 7 सेक्शन के सबसेक्शन 1 के ग्राउंड पे बच जाएगा कि कहेगा कंसिडरेशन नहीं था तो हमारे को शेड्यूल 1 तो लग नहीं रहा, तो हम सेफ हो गए। क्लियर है? आगे, in order to determine whether a particular principal agent relationship fall within the ambit of the para 3 schedule 1 as discussed above or not, the deciding factor is whether the invoice for the further supply of goods on behalf of the principal is being issued by the agent or not. अब क्या कह रहा है कि डिसाइडिंग फैक्टर क्या है, मतलब कि प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप कैसे डिसाइड होगा कि इनवॉइस कौन इशू कर रहा है, एजेंट इशू कर रहा है या नहीं कर रहा, इससे हम डिसाइड करेंगे। ये एक क्रूशियल टर्म है आपका इस एस्टैब्लिशमेंट को एस्टैब्लिश करने के लिए, मतलब समझो इसको जरा क्या है। ये वाला पहला ना भी रीड करेंगे एक बार, ये एम्प्लॉय की बात कर रहा है, ऊपर इसका नोट था, ऑल्दो में से पहले पढ़ना चाहिए था बट कोई नहीं, इसको एक बार रीड कर लेंगे अभी हम। ये आपका जो सीटीसी वाली पॉइंट था ना उसका फुटनोट लिखा हुआ है, एक बार इसको भी कंप्लीट करते हैं फिर रीड करेंगे। हाँ जी, पॉइंट इज वेदर और नॉट द एजेंट हैज अथॉरिटी टू पास और रिसीव द टाइटल ऑफ गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। देखो कुछ पॉइंट दिए, 3 पॉइंट। क्या कह रहा है, वेयर द इनवॉइस फॉर फर्दर सप्लाई इज बीइंग इशूड बाय द एजेंट इन हिज ओन नेम। कह रहा है कि अपने नाम पे एजेंट जो है वो इनवॉइस इशू कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। देन एनी प्रोविजन ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्रिंसिपल टू एजेंट वुड फॉल विद इन द फोल्ड ऑफ पैरा 3 अबव। मतलब क्या हुआ, प्रिंसिपल ने किसको दिया था, एजेंट को। एजेंट जब आप इसको आगे सेल कर रहा है तो इनवॉइस किसके नाम पे इशू कर रहा है, अपने नाम, एज अ एजेंट। ठीक है, उसके नाम पे वो इनवॉइस इशू कर रहा है कि भैया मैं ही हूं मालिक, इस सामान का मालिक मैं हूं, मेरे नाम का इनवॉइस बनेगा और मैं तीसरी पार्टी को दूंगा जिसको भी मैं बेच रहा हूं। तो उसके इसमें हम क्या कहेंगे कि वो आपका एजेंसी का जो रिलेशन है वो एस्टैब्लिश हो रहा है और पैरा 3 के अंदर इसके प्रोविजन कवर होंगे। मतलब एक बार फिर से समझो कि एजेंट ने आगे बेचा अपने नाम से, तो उस केस में जो प्रिंसिपल से एजेंट के पास सामान आया था वो क्या माना जाएगा। हम समझ इसको रहे हैं, हम यहां से लेके यहां तक की बात को समझ रहे हैं, बट हम क्या कह रहे हैं कि अगर आगे एजेंट जो है वो इनवॉइस अपने नाम का इशू करता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रिंसिपल से एजेंट के पास सामान आया था वो क्या माना जाएगा, सप्लाई। इसका अपोजिट क्या होगा कि अगर आगे एजेंट जब इशू करता है तो इनवॉइस किसके नाम पे है,
प्रिंसिपल के नाम पे, तो उस केस में जो प्रिंसिपल से एजेंट तक माल आया था वो आपका सप्लाई नहीं माना, क्योंकि वो एजेंसी का रूल ही स्टैब्लिश नहीं करा। एजेंसी का रूल ही क्या होता है कि एजेंट बेचेगा मेरे बिहाफ पे, वो अलग चीज है, मतलब उसकी कोई दुष्परिणाम होंगे तो उसके लिए मैं लायबल हूं, लेकिन नॉर्मल बेचने के लिए तो उसको बिठाया ही है कि वो बेचेगा अपने नाम पे, तो उसको अपने नाम पे ही बेचना है। और अगर वो मेरे नाम पे बेच रहा है तो वो एजेंट ही नहीं है, तो जब वो एजेंट ही नहीं है तो जब मैंने उसको एजेंट को सामान दिया वो मेरा सप्लाई भी नहीं होगा। क्लियर? तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि इनवॉइस फॉर फर्दर सप्लाई इज बीइंग इशूड बाय द एजेंट इन हिज नेम, अपने नाम को उसने इशू किया है, तो उस केस में कह रहे हैं कि अब पैरा 3 के अंदर कवर हो जाएगा। However, whether the invoice is issued by the agent to the customer in the name of the principal, एजेंट इनवॉइस इशू कर रहा है लेकिन अपने नाम पे नहीं कर रहा है, किसके नाम पे कर रहा है? प्रिंसिपल के नाम पे कर रहा है। सच एजेंट शैल नॉट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ पैरा 3 अबव, उस केस में हम उसको एजेंट नहीं मानेंगे पैरा 3 के हिसाब से। तो उस केस में क्या होगा कि जो प्रिंसिपल से माल एजेंट पे जाएगा वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। क्लियर है? सिमिलरली वेयर द गुड्स बीइंग प्रोक्योर्ड बाय द एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, प्रोक्योर्ड मतलब वहां पे सामान लाने की बात हो रही है, आगे ले जाने की नहीं बात हो रही, सामान लेने की बात हो रही है। ये देखो ना, समझो इस चीज को देखो, प्रिंसिपल ने एजेंट को दिया, एजेंट ने आगे सेल किया, अब हम कह रहे हैं आगे जब सेल किया जा रहा है तो एजेंट के नाम पे हो रहा है, तो उसके इसमें हम क्या कह रहे हैं कि एजेंट के नाम पे जब हो रहा होगा तो ये एक सेपरेट ट्रांजैक्शन होगी, यहां से लेके यहां तक सपोज करो कोई और पार्टी है, और यहां से यहां तक को हम कह रहे हैं कि भैया ये एक ट्रांजैक्शन मानो, इसके ऊपर सप्लाई इसको अलग से ट्रीट करो और आगे वाले को भी अलग से ट्रीट करना। अभी दूसरे वाले का ध्यान दो, जब प्रिंसिपल से एजेंट पे दिया जा रहा है और एजेंट क्या कह रहा है कि अपने नाम पे नहीं दूंगा, अगर आप इसको सप्लाई मान लोगे और एजेंट फिर से कहेगा कि मैं अपने नाम पे नहीं दूंगा, मैं यहीं से दूंगा, तो यहां से लेके यहां तक दोबारा सप्लाई मान लोगे तो ये डबल सप्लाई नहीं होगी। तो उसके इसमें क्या कहा जा रहा है कि भैया जब तुम एजेंट कह रहा है कि मैं इशू इन्वेस्ट करूंगा लेकिन करूंगा प्रिंसिपल के नाम से, तो प्रिंसिपल से जब ये आर तक का सफर तय होगा तो पहले वाले सफर की रिक्वायरमेंट कहां रहेगी? वो डुप्लीकेसी नहीं होगी। अगर ये कहता कि मैं अपने नाम पे दूंगा तो भैया पीछे का जो पार्ट होगा उसको तो कवर करना पड़ेगा ना, तो उसके इसमें हम कह रहे हैं इसको सप्लाई मानना पड़ेगा, क्योंकि यहां तक का जो हिस्सा है वो सपोज करो यहाँ पे वैल्यू एडिशन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो जीएसटी का नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन जब ये कह रहा है कि जी मैं तो हुई नहीं, मैं तो इनवॉइस बस दे रहा हूं, पर इनवॉइस में नाम किसका है, सारा कुछ किसके नाम पे है? मालिक के नाम पे, प्रिंसिपल के नाम पे, तो उस केस में ये तो एजेंसी का रिलेशन स्टैब्लिश नहीं हो रहा, तो यहां से लेकर सफर शुरू हो रहा है और सीधा कस्टमर तक जा रहा है, तो उस केस में इसका कोई रोल ही नहीं है। तो इस वाली ट्रांजेक्शन को ट्रांजेक्शन मान ही नहीं, जब ऐसा लगा कि सामान बस रखा पड़ा उसको गुड्स ट्रांसफर हुआ भी, ठीक है, तो ये चीज है। आगे तीसरा क्या था? सिमिलरली when the goods being procured by the agent on behalf of the principal are invoiced in the name of the agent, मतलब कि अब मैं गुड्स रिसीव कर रहा हूं, अब मैं गुड्स किसी को दे नहीं रहा, अब किसी से मेरे पास सामान आ रहा है और उसमें नाम किसका लिखा है? एजेंट का। Then further provision of said goods by the agent to the sub principal would be covered by para 3 above। अब ध्यान दो, इस तीसरे वाला एग्जांपल क्या था, इसमें क्या कह रहे हैं कि सपोज करो कोई आ रहा है, उसने सामान भेजा और सामान एजेंट को दिया है और उस इनवॉइस के ऊपर किसका नाम लिखा है? एजेंट का। तो उस केस में तो आप जब एजेंट जब आगे भेजेगा प्रिंसिपल को तो ये वाला पार्ट क्या माना जाएगा? आपका सप्लाई। लेकिन इसी में अगर ऐसा होता कि आर सामान दे रहा है एजेंट को, लेकिन नाम किसका लिखा? सीधा सीधा प्रिंसिपल का, तो उस केस में ये वाला पार्ट सप्लाई मानने की जरूरत ही नहीं है, तो डायरेक्टली मेन पार्टी तक पहुंच गए, तो बीच का रोल फिर से कोई इन्वॉल्व नहीं होगा। क्लियर है? फंडा समझ में आ रहा है? भैया एजेंट का नाम होना चाहिए, वो एज एक पर्सन ट्रीट होना चाहिए, एजेंट एज अ पर्सन ट्रीट होना चाहिए, तभी जाके आपका काम यहाँ पे चलेगा, ये पैरा 3 जो है वो इन्वॉल्व हो पाएगा। आओ जी एग्जांपल देखें, हम बतेरे एग्जांपल है। प्रोविजन क्लियर हो गया है मोटा मोटा? चलो क्या कह रहा है? अनमोल अपॉइंट्स भोलू टू प्रोक्योर सर्टेन गुड्स फ्रॉम द मार्केट। अनमोल ने किसको अपॉइंट किया? अनमोल क्या है फिलहाल? पता नहीं है कि नहीं है, वो तो आगे पढ़ के पता लगेगा, पर फिलहाल क्या है कि अनमोल क्या एक प्रकार का प्रिंसिपल है और भोलू क्या एक प्रकार का एजेंट, जिसको अपॉइंट किया उसको कहा भैया तुम्हें गुड्स जो है वो प्रोक्योर करना है मार्केट से। भोलू आइडेंटिफाइज वेरियस सप्लायर who can provide the goods as desired by Anmol and ask the supplier, गोलू, सप्लायर कौन है? गोलू, ये थर्ड पार्टी है कोई, फिलहाल मतलब नहीं, to send the goods and issue the invoice directly to Anmol। डायरेक्टली, ध्यान दो फिर से, यहां पे अनमोल है, ये भोलू है। अनमोल क्या है? हमारा प्रिंसिपल, भोलू क्या है? हमारा एजेंट, जो हम फिलहाल समझ रहे हैं अभी। पर भोलू आगे जाके गोलू जो है हमारा थर्ड पार्टी, उससे क्या कह रहा है कि भैया तुम सामान जो है वो डायरेक्टली किसके नाम पे दोगे?
अनमोल के नाम पे, जो कि मतलब प्रिंसिपल के नाम पे। तो जब डायरेक्टली प्रिंसिपल के नाम पे देंगे तो इनके बीच का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होगा नहीं, तो क्या यहां पे पैरा 3 लगेगा? नहीं। आगे देखो, इन दिस सिनेरियो भोलू इज ओनली एक्टिंग एज अ प्रोक्योरमेंट एजेंट, ये एक प्रोक्योरमेंट एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है, एंड हैज इन नो वे इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन द सप्लाई और रिसिप्ट ऑफ द गुड्स। Hence, in accordance with the provision of this act, Bholu is not an agent of Anmol. इस प्रोविजन के हिसाब से जीएसटी पर्पस के लिए वो प्रोक्योरमेंट एजेंट तो है, लेकिन जीएसटी का पैरा 3 लग पाए इस प्रकार का वो एजेंट नहीं। फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इन टर्म्स ऑफ पैरा 3 ऑफ द शेड्यूल 1। क्लियर है? आगे देखो अगला एग्जांपल, मैसर्स टिंटिन अ बैंकिंग कंपनी अपॉइंट्स मंदार ऑक्शनियर टू ऑक्शन सर्टेन गुड्स। कौन अपॉइंट कर रहा है? टिंटिन मतलब प्रिंसिपल है, ये किसको अपॉइंट कर रहा है? मंदार को, मतलब ये एजेंट है फिलहाल, है कि नहीं? आगे पता लगेगा। द ऑक्शनियर अरेंजेस फॉर द ऑक्शन एंड आइडेंटिफाई द पोटेंशियल बिडर्स। जो ऑक्शनियर था हमारा मतलब मंडार, वो क्या कर रहा है? उसने ऑक्शन अरेंज किया और पोटेंशियल बिडर को आइडेंटिफाई किया। द हाईएस्ट बिड इज एक्सेप्टेड एंड द गुड्स आर सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर। यही होता है बिडिंग के अंदर, जो ज्यादा बोली लगाएगा उसको सामान बेच दिया जाएगा। बिडर बाय दी मैसर्स टिंटिन, जिसने ज्यादा बोली लगाई उसको बेच दिया गया। अब पंगा किसका आएगा? इनवॉइस का। पंगा सारा किसका है? इनवॉइस का। द इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स आर इशूड बाय मैसर्स टिंटिन टू द सक्सेसफुल बिडर। डायरेक्टली इनवॉइस किसने इशू कर दिया? प्रिंसिपल ने, जबकि करना किसको चाहिए था? एजेंट को। कब? एजेंट को करना चाहिए था। क्यों? अगर हमें पैरा 3 लगवाना है तो, अदरवाइज पैरा 3 नहीं लगेगा। यहां क्या हो गया? डायरेक्टली प्रिंसिपल ने इनवॉइस इशू कर दिया। इन दिस सिनेरियो द ऑक्शनर इज मेयरली प्रोवाइडिंग द ऑक्शनरिंग सर्विसेज, मतलब कि जो ऑक्शनर हमने हायर किया था वो ऑक्शनरिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वो हमारा एजेंट की तरह काम नहीं कर रहा। विद नो रोल प्लेड इन द सप्लाई ऑफ गुड्स। इवन इन दिस सिनेरियो मंदार इज नॉट एन एजेंट। मंदार जो है हमारा एजेंट नहीं ऑफ द मैसर्स टिंटिन फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स इन टर्म्स ऑफ पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1। ऑल इज वेल। दोनों में आपने ये समझ में आया कि भैया इनवॉइस अगर एजेंट इशू करेगा, अपने नाम पे करेगा तो ही एजेंट होगा। अगर प्रिंसिपल के पास, मतलब सामने वाले ने प्रिंसिपल के नाम पे इनवॉइस कर दिया या प्रिंसिपल ने किसी पार्टी को इनवॉइस अपने नाम पे कर दिया, तो उस केस में आपका पैरा 3 नहीं लगता। ये एजेंट के सर के ऊपर से जा रहा है सारा कुछ। नाउ अगला एग्जांपल, गौतम एन आर्टिस्ट अपॉइंट्स करते हैं किसको? गंभीर को, एक ऑक्शनर टू ऑक्शन हिज पेंटिंग। ठीक है सर, तो गौतम क्या हो गया हमारा? प्रिंसिपल फिलहाल मान लेते हैं, और गंभीर क्या हो गया हमारा? एजेंट। ठीक है सर। गंभीर अरेंजेस फॉर द ऑक्शन एंड आइडेंटिफाइज द पोटेंशियल बिडर। वही काम गंभीर ने किया, हाईएस्ट बिड एक्सेप्ट किया और पेंटिंग को है वो हाईएस्ट बिडर को बेच दिया। पंगा हमारा किसका है? इनवॉइस का। आगे देखो, द इनवॉइस फॉर द सप्लाई ऑफ पेंटिंग इन इशूड बाय गंभीर। अब वही सही वाली बात, गौतम तो प्रिंसिपल था, गंभीर हमारा एजेंट था। इनवॉइस किसको इशू करना चाहिए था? पैरा 3 के अकॉर्डिंग गंभीर को। और कौन इशू कर रहा है? गंभीर इशू कर रहा है, मतलब एजेंट इशू कर रहा है। तो एजेंट इशू करेगा तो पैरा 3 यहां पे आपका लग जाएगा। ऑन द बिहाफ ऑफ द गौतम, बट इन हिज ओन नेम, मतलब कि उसने गौतम के बिहाफ पे किया। ऑब्वियसली बात है, एजेंट है तो प्रिंसिपल के बिहाफ पे करेगा, लेकिन किसके नाम से किया? अपने नाम से किया है। एंड द पेंटिंग इज डिलीवर्ड टू द सक्सेसफुल बिडर। इन दिस सिनेरियो गंभीर इज नॉट मेयरली प्रोवाइडिंग ऑक्शनरिंग सर्विसेज। यहां पे जो गंभीर है वो सिर्फ एक ऑक्शनरिंग सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा, बट इज ऑल्सो सप्लाइंग द पेंटिंग ऑन बिहाफ ऑफ द गौतम टू द बिडर एंड हैज द अथॉरिटी टू ट्रांसफर द टाइटल ऑफ द पेंटिंग ऑन बिहाफ ऑफ द गौतम। दिस सिनेरियो इज कवर्ड अंडर पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1। क्लियर है? मुद्दा सारा इनवॉइस का। आगे बढ़ो। ए सीएनएफ एजेंट और कमीशन एजेंट अंडरटेक्स, सॉरी, ए सीएनएफ एजेंट और कमीशन एजेंट टेक्स पोजेशन ऑफ द गुड्स फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड इशू द इनवॉइस इन हिज ओन नेम। In such case, the CNF commission agent is an agent of the principal for the supply of goods in term of para 3 schedule 1। तो बहुत सिंपल सा हो गया कि कह रहा है कि भैया किसी कमीशन एजेंट ने सामान ले लिया पोजीशन में अपने और आगे उसको बेचा और अपने नाम से इनवॉइस इशू कर दिया, तो उस केस में ऑब्वियसली बात है क्या होगा कि वो हमारा पैरा 3 वहां पे कवर हो जाएगा। अब एक चीज जरा ध्यान दो, ये जो हाईलाइटेड है मैंने इसको हाईलाइट किया, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट एरिया था क्योंकि एग्जांपल सारे कॉमन चल रहे हैं। प्रोविजन से अगर आपको समझ में आ गया तो इतने एग्जांपल की जरूरत नहीं है, बट कोई बात नहीं, ये हाईलाइटेड एरिया है, ध्यान दो।
द डिस्क्लोजर और नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द नेम ऑफ द प्रिंसिपल इज इमटेरियल इन सच सिचुएशन। मतलब क्या हुआ कि अगर एजेंट जो है वो आगे किसी थर्ड पार्टी को सामान बेच रहा है और उसके लिए वो खुद इनवॉइस इशू कर रहा है, ठीक है ना, तो इस इनवॉइस के अंदर वो प्रिंसिपल का जिक्र करे चाहे वो ना करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे जीएसटी को। इन जनरल वैसे होता है कि एजेंट जब इनवॉइस इशू करता है तो वो लिख देता है कि मैं कर रहा हूं ऑन बिहाफ ऑफ दिस प्रिंसिपल वगैरह वगैरह, उसकी डिटेल वो इनवॉइस पे कहीं ना कहीं लिख देता है। लिखे अच्छी बात है, ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है, हमारे जीएसटी के प्रोविजंस को उसको ले लेना नहीं है। तो ये आपकी केस स्टडी का पॉइंट है। चलिए आपको एक केस स्टडी दी जाएगी, उसके अंदर ये वाली पॉइंट जिक्र होगी और आप कंफ्यूज हो जाओगे क्या करना है इसका, इसको एजेंट माने या ना माने, इसलिए तो उसका नाम ही नहीं लिखा प्रिंसिपल का, तो ये तो गलत हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, जीएसटी के अकॉर्डिंग वो एजेंट जो है वो प्रिंसिपल का जिक्र करे या ना करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे अब एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है नेक्स्ट वाला, ऑल्दो इसमें एक अलग से और लेसन भी है, बट कोई बात नहीं, देखो जरा क्या कह रहा है। कह रहा है रवि sells agricultural produce by utilizing the service of Kavi, who is a commission agent as per the Agricultural Produce Market Committee Act, APMC Act। अगर आप देख रहे होगे भी किसानों का जो कुछ चल रहा है तो आपको इसके बारे में सुनने को मिला होगा कि APMC करके एक्ट होता है जो मंडी वगैरह होती है जहां पे काम होता है, ठीक है सर। Kavi identifies the buyers and sell the agricultural produce on behalf of the Ravi, for which he charges a commission from Ravi। ठीक है, उसने आइडेंटिफाई किया, उसको बेच दिया और उसके लिए उसने कमीशन ले लिया कवि ने रवि से, ठीक है सर। एज पर द एपीएमसी एक्ट द कमीशन एजेंट इज अ पर्सन हु बाय और sells the agriculture produce on behalf of his principal or facilitates buying and selling of the agriculture produce on behalf of the principal and receives by way of remuneration commission percentage upon the amount involved in such transaction। मतलब उसको सैलरी रेम्युनरेशन मिलता है, कमीशन मिलता है या जो भी कुछ उसका होगा परसेंटेज वो उसको मिलता है, ठीक है सर। इन केस वेयर द इनवॉइस इज इशूड बाय कवि टू द बायर, मतलब हमारा पंगा तो किसका, इनवॉइस का। कह रहा है अगर इनवॉइस इशू किया जाएगा कवि के द्वारा किसको, बायर को, द फॉर्मर इज एन एजेंट कवर्ड अंडर पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1। हाउएवर इन केस वेयर द इनवॉइस इज इशूड डायरेक्टली बाय रवि टू द बायर, मतलब अगर कवि इशू करेगा तो हम कहेंगे पैरा 3 लग रहा है, बट अगर रवि डायरेक्टली इशू करेगा बायर को इनवॉइस तो उस केस में क्या होगा, द कमीशन एजेंट कवि डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ एजेंट कवर्ड अंडर पैरा 3। सिंपल सी बात थी। अब ये पूरी एक कहानी बताई गई आपको एपीएमसी से रिलेटेड, इससे एक जिक्र हुआ यहाँ पे, क्या जिक्र हुआ कि एपीएमसी के अंदर जो कमीशन एजेंट होते हैं जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बिकवाने में और खरीदवाने में मदद करते हैं उसके ऊपर जीएसटी ही नहीं लगता। ये आप अलग से पढ़ोगे एग्जामिनेशन वाले चैप्टर के अंदर, उसी का जिक्र देखो नोट में किया गया कि इट इज द इंपॉर्टेंट टू नोट दैट सर्विस प्रोवाइडेड बाय द कमीशन एजेंट फॉर सेल और परचेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ये एडिशनल ज्ञान था, एग्जाम्पल उसका लिया गया इसलिए इसका जिक्र कर दिया गया है, अदरवाइज आपको फिलहाल इसके ऊपर ध्यान नहीं देना। एक जनरल आप पढ़ेंगे एग्जामिनेशन में आपको पता लगेगा कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो सारी क्या है, एग्जेम्प्ट, उन पे जीएसटी नहीं लगाया जाता। क्लियर है यहाँ पे, ये पॉइंट समझ में आ गया। तो मुद्दा सारा किस पर निर्भर है, इनवॉइस के ऊपर। इनवॉइस कौन इशू कर रहा है, एजेंट इशू करेगा और अपने नाम पे इशू करेगा तो वो एजेंट है, पैरा 3 लग जाएगा। किसी और ने इशू किया, एजेंट को इशू किया, एजेंट के नाम पे इशू किया तो भी पैरा 3 लग जाएगा। तो ही तो काम होगा, तो सामान आगे जाएगा, सामान हमारे पास आएगा, हमारे पास आ रहा है मतलब एजेंट के पास आ रहा है, एजेंट के नाम से आ रहा है पैरा 3 लगेगा। एजेंट के पास आ रहा है लेकिन एजेंट के नाम से नहीं आ रहा, प्रिंसिपल के नाम से आ रहा है तो पैरा 3 नहीं लगेगा। सिंपल सी बात थी और कुछ नहीं, एग्जांपल बहुत सारे थे। एक हमने नोट छोड़ा हुआ था, नोट नंबर 12, उसको एक बार देख लेते हैं फटाफट से। ये एम्प्लॉयर के ऊपर ही था, कुछ खास नहीं बट फिर भी एक बार रीड मारो। कह रहा इट इज पॉसिबल टू टेक एन अल्टरनेटिव व्यू इन दिस रिगार्ड, दिस सिनेरियो दैट इज द एम्प्लॉयर प्रोवाइडिंग सर्विसेज फ्री ऑफ चार्ज टू द एम्प्लॉय in lieu of the services provided by the employer to the employer in course of the employment. It is an exchange transaction. In an exchange transaction, both the parties are independently assess their transaction status. Thus, while service provided by employee to the employer being covered under Schedule 3 to the CGST Act is not a supply, service provided by employer to employee may constitute a supply in terms of Section 7(1)(c) read with Para 2 of Schedule 1. Since employer and employee are related person and as per the explanation to Section 15, provisions of Section 15 has been discussed in detailed Unit 2 of Chapter 5, Time and Value of Supply। क्या कह गया सर ये पूरी बात, ये कह रहा है कि सपोज करो कि एम्प्लॉय जो है ये सर्विस देता है किसको, एम्प्लॉयर को। डबल ई का मतलब एम्प्लॉय और ईआर का मतलब एम्प्लॉयर, ठीक है। एम्प्लॉयर सर्विस दे रहा है, अब ये एम्प्लॉयर जो है वो सैलरी के बदले क्या कर रहा है, वो उसको फैसिलिटीज या और कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, रहने की सर्विस दे दी, खाने पीने की सर्विस दे दी, वगैरह वगैरह काइंड में सब कुछ दे दिया। तो कह रहा है कि इसको आप दूसरे माइंडसेट से ऐसा भी तो सोच सकते हो कि एम्प्लॉय एक सर्विस दे रहा है
और उसके बदले में एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को सर्विस मिल रहा है। ठीक, अब एग्जम्पशन किसको दी गई कि भैया एम्प्लॉय अगर एम्प्लॉयर को सर्विस देगा तो ये क्या है आपका, मतलब इसको आप सप्लाई नहीं मानोगे किसके हिसाब से, शेड्यूल 3 के हिसाब से, कि एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉयर को सर्विस दे रहा है। लेकिन अगर दूसरा पॉइंट देखोगे कि एम्प्लॉयर उसके बदले में पैसे नहीं दे रहा, सैलरी नहीं दे रहा, क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है रिटर्न में, तो एक्सचेंज सर्विस हो गया ये, कि आपने सर्विस दी, सामने से भी सर्विस मिली, तो आपने सर्विस दी, उसको तो शेड्यूल 3 ने क्या कर दिया, माफ, कि सप्लाई नहीं मानेंगे, क्योंकि एम्प्लॉयर को दे रहा है इन टर्म्स ऑफ, इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, लेकिन एम्प्लॉयर उसके बदले में सर्विस दे देगी, सैलरी दे दूंगा, सर्विस दे दूंगा आपको, तो उस केस में क्या किया जाए, तो कहा जा रहा है कि इस वाले पार्ट को क्या माना जा सकता है, सप्लाई माना जा सकता है। ये एक व्यू है, मतलब क्या है, केस अगर समझोगे तो आप सोचोगे कि यार ये वाली चीज इसके अकॉर्डिंग हो तो इस अकॉर्डिंग तो ये तो सप्लाई में आना चाहिए, इसको तो छूट नहीं दी गई ना। इन जनरल तो क्या कहा गया कि ये इसको पैसे देगा, लेकिन अगर ये इसको सर्विस देने लग जाए या इसको गुड्स देने लग जाए तो ये तो पैसे नहीं दे रहा ना, सैलरी तो नहीं दे रहा, ये क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है या कोई गुड्स दे रहा है। तो उस केस में हम कह सकते हैं ना कि इससे जब इसके पास कोई सर्विस आ रही है या इससे जब इसके पास कोई गुड्स आ रहा है तो उसको एग्जम्पशन तो कहीं दी नहीं गई। एग्जम्पशन किसकी दी गई थी कि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सर्विस देगा, तो उसको कहा गया शेड्यूल 3 के अंदर हम इसको जीएसटी के अंदर कवर नहीं करेंगे, ना ही इसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। लेकिन ये इन जनरल क्या देगा यहाँ पे, सैलरी। बट अगर ये सैलरी के अलावा कोई भी काइंड में दे रहा है, चाहे गुड्स चाहे सर्विसेज, तो उसको सप्लाई माना जा सकता है। ये इस जिक्र यहाँ पे किया गया है। बाकी इसकी डिटेल चर्चा होगी जब हम बाकी चीजों को असेस करेंगे, टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई वगैरह चीजों को, उसमें देखा जाएगा कि ये जो सर्विस दे रहा है इसकी क्या वर्थ है, इसको जो सर्विस या गुड्स मिल रहा है उसकी क्या वर्थ है वगैरह वगैरह। बट एक व्यू आपके सामने रखा गया कि ऐसे भी आप सोच सकते हो। ठीक, चलो आ जाते हैं वापस। अब हमने एजेंट प्रिंसिपल का काम शुरू किया था, तो वहां पे आपको एक टर्म सुनाई देगा जो आपने अपने अकाउंट्स में अगेन पढ़ा हुआ है। क्या टर्म है, डेल क्रेडिट एजेंट। अब आपने पढ़ा है डेल क्रेडिट कमीशन, याद आ रहा है, बताओ किस चैप्टर पढ़ा था अकाउंट्स में, अरे अगर आपको याद हो तो आपने बचपन में पढ़ाई करी है कंसाइनमेंट, पढ़ी है, फाउंडेशन में पढ़ा होगा, नहीं तो ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होगा कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। कंसाइनमेंट अकाउंटिंग में कमीशन का एक नाम होता था डेल क्रेडिट कमीशन, जिसमें बेसिकली क्या होता है, क्या ये प्रिंसिपल क्या डेल क्रेडिट कमीशन का, कि एक एजेंट होता है जो कि अपने मालिक का सामान बिचवाता है और नॉर्मल कमीशन से उसको ज्यादा कमीशन मिलता है, लेकिन वो अपने मालिक को क्या गारंटी देता है कि तुम्हारा पैसा डूबेगा नहीं, डूबा तो मैं दूंगा। तो आप जल्दी क्या समझते थे अपने अकाउंट्स के अंदर कि क्रेडिट सेल का पैसा रिकवर करने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं अगर एजेंट हूं तो मैंने जो क्रेडिट में सेल किया उसके पैसे जिम्मेदारी करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरे ऊपर है, और इन केस अगर बैड डेट हो गया तो मेन मालिक का नुकसान नहीं है, वो नुकसान किसका होगा, एजेंट का। वो प्रिंसिपल का नुकसान नहीं, नुकसान किसका होगा, एजेंट का। क्यों, क्योंकि एजेंट को उस रिकवरी के लिए क्या मिलता था, एडिशनल कमीशन, जो कि जनरली नॉर्मल कमीशन से क्या होता है, ज्यादा। समझ में आया, डेल क्रेडिट कमीशन था। अब इससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ व्यूज है, उसको समझना है, और उसमें कहां कहां जीएसटी की इन्वॉल्वमेंट है, कहां कहां नहीं है, उसको समझना है। क्लियर है। तो डेल क्रेडिट कमीशन क्या होता है, जो कि आप प्रोटेक्शन देते हो अपने प्रिंसिपल को कि जो आपका मैंने सामान बिकवाया है वो सारा पैसा मैं रिकवर करके दूंगा, और इनकेस अगर रिकवर नहीं हुआ तो मैं भरूंगा उसको, आपको पूरे पैसे मिलेंगे, वो नुकसान मेरा माना जाएगा, मतलब डेल क्रेडिट एजेंट का माना जाएगा, प्रिंसिपल का नुकसान नहीं होता। और इसके लिए वो उससे क्या लेता है, एडिशनल कमीशन, इस नाम से डेल क्रेडिट कमीशन, जो कि जनरली नॉर्मल कमीशन से क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि सामने वाले को क्या हो गया, वो बैड डेट मुक्त हो गया, उसको बैड डेट की टेंशन अब नहीं रही। ठीक है, चलो, तो क्या कह रहा है, क्वेश्चन वाज पोस्टेड बाय द इंडस्ट्री वेदर सप्लाई बिटवीन अ प्रिंसिपल एंड अ डेल क्रेडिट एजेंट वुड आल्सो गेट कवर्ड अंडर शेड्यूल 1। कह रहा है कि भैया अगर सप्लाई हो रहा है किसके बीच में, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में हो रहा है, वो तो हमने देख लिया शेड्यूल 1 में होता है। अब ये क्या कह रहा है कि अगर प्रिंसिपल और डेल क्रेडिट एजेंट के बीच में हो रहा है, डेल क्रेडिट एजेंट के बीच में हो रहा है, तो क्या वो भी शेड्यूल 1 के अंदर कवर है या नहीं। The government clarified the doubt of the industry by way of following clarification। ये क्लैरिफिकेशन किसकी है, गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर क्या दिया, क्लैरिफिकेशन दिया। देखो जी क्या क्लैरिफिकेशन है। बिफोर गोइंग थ्रू दी क्लैरिफिकेशन, पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, डीसीए क्या होता है, डेल क्रेडिट एजेंट क्या होता है। तो क्या कहा जा रहा है, कमर्शियल ट्रेड पार्लेंस डीसीए इज अ सेलिंग एजेंट। डीसीए क्या है, सेलिंग एजेंट है, हु इज एंगेज्ड बाय द प्रिंसिपल टू असिस्ट इन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय कॉन्टेक्टिंग पोटेंशियल बायर्स। ठीक है सर, ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, द फैक्टर
that the differentiates a DCA from the other agents is that the DCA guarantees the payment to the supplier. DCA क्या करता है? गारंटी देता है कि भैया पैसे जो है वो आपके डूबेंगे नहीं, वो मैं लाके दूंगा, और अगर डूबते हैं तो वो मैं भरूंगा, आपको उसका लॉस बियर नहीं करना पड़ेगा. एक सेकंड जरा रोक रहा हूं मैं इसको. हो गया, ब्रेक नहीं करते. हाँ जी, ध्यान दो आगे. इन such scenarios where the buyer fails to make the payment to the principal by the due date, DCA makes the payment to the principal on behalf of the buyer. मतलब कि अगर बायर ने पैसे नहीं दिए तो डीसीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने प्रिंसिपल को पूरे पैसे देगा. ठीक है सर. इफेक्टिवली प्रोवाइडिंग एन इंश्योरेंस अगेंस्ट डिफॉल्ट बाय द बायर. मतलब कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा है, प्रिंसिपल जो है उसने एक डीसीए रखा और डीसीए उसको क्या सर्विस दे रहा है, एक प्रकार से इंश्योरेंस की सर्विस दे रहा है कि तुम्हारा पैसा नहीं डूबेगा, डूबेगा तो मैं बियर करूंगा. तो इंश्योरेंस ये तो होता है ना कि अपनी कार चोरी नहीं होगी, होगी तो हम दे देंगे. तो एक प्रकार से वो उसको इंश्योरेंस की फैसिलिटी यहां पे दे रहा है. एंड फॉर दिस रीजन द कमीशन पेड टू द डीसीए मे बी रिलेटिवली हायर देन दैट पेड टू अ नॉर्मल एजेंट. नॉर्मल एजेंट को जो मिलता है उससे कंपैरेटिवली उसको ज्यादा कमीशन मिलता है. ठीक है सर. In order to guarantee timely payment to the supplier, the DCA can resort to various methods including extending short-term transaction-based loans to the buyer or paying the supplier himself and recovering the amount from the buyer with some interest at a later date. This loan is to be repaid by the buyer along with an interest to DCA at a rate mutually agreed between DCA and the buyer. अब ये देखो क्या चीज है, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या कह रहा है कि कभी कभार देखो ऐसा होगा कि प्रिंसिपल ने एजेंट को दिया, एजेंट बोले तो ये डीसीए हमारा, ठीक है. एजेंट ने क्या किया, बायर को सेल कर दिया. सपोज करो 1 लाख रुपए का एक आइटम. अब ये ड्यू डेट पे पैसे लौटा नहीं पा रहा, लेकिन एजेंट को तो देने पड़ेंगे. तो एजेंट क्या कर सकता है यहां पे कि इसको 1 लाख रुपए पूरे पे कर देगा और सामने वाले को बोलेगा कि भाई साहब तुम ऐसा करो, मुझे इंस्टॉलमेंट में दे देना, टुकड़ों में दे देना, और मैं तुमसे क्या चार्ज करूंगा, इंटरेस्ट. तो इसने एक तरीके से क्या किया कि डीसीए बना और इसने बायर को क्या प्रोवाइड करी, एक लोन फैसिलिटी कह सकते हैं इसको, लोन फैसिलिटी. कि वो कह रहा है तुम 1 लाख एक बार में नहीं दे पा रहे, उसको लग रहा है कि मेरा बायर पैसे लेके भाग जाएगा या डूब रहा है, नहीं दे पा रहा किसी भी रीजन से, तो वो अपने लेवल पे उसको तो प्रिंसिपल को पूरे पैसे देने पड़ेंगे, डीसीए को तो प्रिंसिपल को पूरे पैसे देने पड़ेंगे. प्रिंसिपल थोड़ा मानेगा, उसने उसके लिए कमीशन दिया था, उसको रखा ही इसीलिए था. लेकिन डीसीए अपने लेवल पे क्या करता है कि बायर से एग्रीमेंट कर लेता है, म्यूचुअली एग्रीमेंट कर लेता है कि चल तू नहीं दे पा रहा, कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे दे दूंगा. हम आपस में क्या कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं कि मेरे को आप इंस्टॉलमेंट में दोगे और मैं उसके ऊपर क्या चार्ज करूंगा, इंटरेस्ट. जो भी रेट होगा आपस में डिसाइड करके 5% 10% जो भी होगा, और वो इस तरीके का एक संबंध क्रिएट करता है, एक ऐसा ट्रांजैक्शन क्रिएट कर लेता है. नॉर्मल सी बात है, कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. अब अपने को इसके क्या देखने हैं, प्रॉब्लम्स. ये तो कहानी भी समझ में आ गई. पहली कहानी, डीसीए होता है, प्रिंसिपल होता है, डीसीए क्या करता है, ज्यादा कमीशन लेता है और सामान को बेच देता है. सामान को बेचने में अगर पैसा नहीं आता तो डीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रिंसिपल को सारा सामान लौटा देगा. एक साइड प्रिंसिपल और डीसी का रिलेशन तो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है. अब डीसी कई बार क्या करता है कि बायर के साथ एक अलग से एग्रीमेंट करता है कि भाई साहब अगर तुम पैसे नहीं दे पा रहे हो तो इसको टुकड़ों में दे दो, इंस्टॉलमेंट दे दो, या कुछ दिनों के बाद दे देना, और मैं उस पीरियड के तुमसे क्या मांगूंगा, इंटरेस्ट. ठीक. तो एक ये भी प्रैक्टिकली मार्केट में चलती है चीजें, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है. एजेंट का है, प्रिंसिपल का नहीं है. प्रिंसिपल को तो सही टाइम पे पूरे पैसे दे दिए ना, तो अगर उसने कुछ इंटरेस्ट कमाया तो वो तो उसने जो एक लोन की फैसिलिटी दी कि उसके बिहाफ पे उसको लोन दिया और बोला तू दे दे, एक तरीके से तो हो गया कि उस एजेंट ने पैसा एज अ लोन उसको प्रोवाइड किया और उसके बदले प्रिंसिपल को दे दिया. उसको कहा भी तेरे पे लोन रहा, तेरे को उधारी रही तो उसका ब्याज देगा और जो प्रिंसिपल पैसा है वो भी देगा मुझको, पर कुछ टाइम के बाद, क्योंकि तुम्हारे पास अभी नहीं है. या फिर इंस्टॉलमेंट में देगा क्योंकि तुम एक साथ पूरा नहीं दे पा रहे हो, जो भी रीजन हो. उसने जो भी अपनी एक एग्रीमेंट करी बायर के साथ वो अलग है. मतलब कि प्रिंसिपल और डीसीए जो खेल रहे थे, ये तो इनका खेल क्लियर है. लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि डीसीए और बायर आपस में खेलने लग जाए, डीसी और बायर आपस में खेलने लग जाए, इंस्टॉलमेंट का या लेट पेमेंट का या जो भी कुछ आपस में, और उसके लिए वो क्या कमाने लग जाए, एक प्रकार से इंटरेस्ट. ठीक. इसको लोन फैसिलिटी हम कहते हैं बेसिकली, कि लोग एक तरीके से लोन की फैसिलिटी अरेंज करती है. चलिए जी, अब इसके हमें क्या समझना है, इशू. ये तो एक हो गया कॉमन सिचुएशन कि ऐसा होता है. अब प्रॉब्लम क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है. तो देखो टैबुलेट किया गया. पहला प्रॉब्लम क्या कह रहा है, इशू whether a DCA falls under the ambit of agent under para 3 of the schedule 1 of the CGST Act. बताओ जी, इस सवाल का जवाब दो. क्या DCA जो है वो एजेंट माना जाएगा पैरा 3 वाला? आंसर ना पढ़ो, जवाब दो. मुद्दा क्या है, पैरा 3 क्या कहता है, इनवॉइस का खेल है भाई साहब. जो पैरा 3 के प्रोविजन है, जो उसका इनवॉइस का रूल है, अगर वो फॉल हो रहा है डीसीए के साथ भी
तो पैरा 3 में कवर होगा, और अगर वो रूल फॉलो नहीं हो रहा है तो पैरा 3 में कवर नहीं होगा। सिंपल, पहले सवाल का जवाब, कोई दिक्कत नहीं है। तो एज ऑलरेडी क्लैरिफाइड दैट व्हाट सर्कुलर नंबर दिस एंड दिस डिस्कस अबाउट वेदर और नॉट द डीसीए विल फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ agent under para 3 of schedule 1 of the CGST act depends upon the following possible scenario। किस सिनेरियो पर डिपेंड करता है कि in case whether the invoice of the supply of goods are issued by the supplier to the customer, मतलब कि जो सप्लायर है वो कस्टमर को सप्लाई सीधा इनवॉइस इशू कर रहा है, either himself or through DCA, the DCA does not fall under the ambit of agent। तो उस केस में क्या होगा, हमारा DCA जो होगा वो एजेंट नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि इनवॉइस कौन इशू कर रहा है? सीधा सीधा सप्लायर, मतलब प्रिंसिपल। सप्लायर मतलब प्रिंसिपल। In case where the invoice for supply of goods is issued by the DCA, अगर सप्लाई जो इनवॉइस है वो कौन इशू कर रहा है? DCA in his own name, तो उस केस में क्या हो गया, ये हमारा पैरा 3 यहाँ पे फुलफिल कर गया। The DCA would fall under the ambit of the agent। तो उस केस में DCA हमारी एजेंट के रूल को फॉलो कर रहा है, पैरा 3 यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। सिंपल सी बात थी कि भैया DCA के ऊपर पैरा 3 लगेगा या नहीं लगेगा। तो DCA अगर एजेंट के जो टर्म्स है इनवॉइस इशू करने वाले, अगर उसको फॉलो कर रहा है, मतलब वो अगर फुलफिल कर रहा है तो वो एजेंट कहलाएगा, पैरा 3 लगेगा। अगर नहीं, एजेंट नहीं कहलाएगा, पैरा 3 नहीं लगेगा। पहला सवाल, पहला जवाब। दूसरा सवाल क्या है? वेदर द टेम्पररी शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन बेस्ड लोन एक्सटेंडेड बाय DCA टू द रिसिपिएंट, मतलब जो बायर है, फॉर विच इंटरेस्ट इज चार्ज बाय DCA इज टू बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ गुड्स बीइंग सप्लाइड बाय द सप्लायर प्रिंसिपल वेयर DCA इज नॉट एन एजेंट अंडर पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ द CGST एक्ट। क्या कह रहा है जी? देखो, कह रहा है गुड्स सप्लाई किया गया, बायर को क्या मिला है? बायर को क्या मिला है? गुड्स। इसको गुड्स ना कह के हम कहते हैं कि बायर को सप्लाई किया गया, चाहे गुड्स चाहे सर्विसेज। ठीक है, वैसे तो एजेंट की बात हो रही है तो गुड्स की बात होगी। ठीक है, अब इस गुड्स की कोई ना कोई क्या होगी? वैल्यू, जो बायर से लिया जा रहा है। अब ये कह रहे हैं कि अगर जो DCA है, अगर ये एजेंट नहीं है, दो सवाल हुए। पहले वाले सवाल से दो बातें निकली, या तो DCA एजेंट होगा या तो DCA एजेंट नहीं होगा। अब दोनों के जवाब ढूंढने हैं। पहले कह रहे हैं कि अगर मान लो DCA एजेंट नहीं है, तो अगर DCA एजेंट नहीं है, DCA जो है ये मेरा एजेंट नहीं है, तो उस केस में जो DCA ये इंटरेस्ट कमा रहा है, ये जो इंटरेस्ट कमा रहा है, क्या वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा? मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर क्या हम इस इंटरेस्ट को जोड़ेंगे? इसका सिंपल सा मतलब ये होगा कि क्या इस इंटरेस्ट के ऊपर भी GST लिया जाएगा? समझ रहे हो सवाल? क्या समझ में आया? कि पहले हम कह रहे हैं कि DCA मान लो अगर एजेंट नहीं है, तो DCA एजेंट नहीं है तो यहां पे कमाई दो हो रही है। कमाई दो हो रही है, एक तो मैंने जो सामान बेचा उससे कमा रहा हूं, दैट इज वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लस जो मैंने लोन की फैसिलिटी दी किसने? DCA ने, तो उससे वो ब्याज कमा रहा है, वो भी एक कमाई। तो कहा जा रहा है कि जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है उसमें क्या ये इंटरेस्ट को हम जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे? तो अगर मेरा DCA एजेंट नहीं है तो वो जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा? तो देखो फैक्टर्स आपको क्या क्या यहां पे देखने। वैसे ये बताओ पहले, कौन कह रहा है जुड़ेगा, कौन कह रहा है नहीं जुड़ेगा? जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा? हाँ भाई जुड़ेगा। चलो जी 50-50 हो गया। देखते हैं। इन सच अ सिनेरियो फॉलोइंग, मतलब एक गलत होगा एक सही होगा, दोनों तो। इन सच अ सिनेरियो फॉलोइंग एक्टिविटीज आर टेकिंग प्लेस। क्या क्या चीजें रही? सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम सप्लायर प्रिंसिपल टू रिसिपिएंट, मतलब एक्टिविटीज क्या क्या हो रही है? एक तो सप्लाई हो रहा है, कहां से कहां तक? प्रिंसिपल से जा रहा है, किसके पास? रिसिपिएंट के साथ। प्रिंसिपल से रिसिपिएंट जा रहा है, प्रिंसिपल से रिसिपिएंट जा रहा है, एजेंट से रिसिपिएंट नहीं जा रहा। समझ रहे हो ना? क्योंकि यहां DCA जो है ये एजेंट नहीं है, तो उसके इसमें जब DCA एजेंट नहीं होता तो क्या होता है? प्रिंसिपल है, बीच में DCA है, और उसके बाद कौन है? बायर है। अब इस DCA ने इनवॉइस इशू नहीं किया, मतलब इनवॉइस कहां से कहां गया है? तभी तो DCA एजेंट नहीं है ना। अगर DCA इनवॉइस इशू कर देता तो DCA क्या हो जाता? एजेंट हो जाता। लेकिन हमारा सवाल क्या है कि DCA जो है वो एजेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है कि प्रिंसिपल ने डायरेक्टली इनवॉइस इशू किया किसको? बायर को। तो वो पहला पॉइंट है कि सप्लाई जो हुआ है वो कहां से कहां हुआ है? सप्लायर से सीधा सीधा रिसिपिएंट को। प्रिंसिपल मतलब सप्लायर और बायर का मतलब रिसिपिएंट। ठीक, आगे। सप्लाई ऑफ एजेंसी सर्विसेज फ्रॉम DCA टू दी सप्लायर और रिसिपिएंट और बोथ। ये DCA जो है ये एजेंट तो नहीं है, लेकिन इसने एजेंसी की सर्विस दी है। सर्विस का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में संबंध क्रिएट करवाया, इसने फैसिलिटी प्रोवाइड की है। बायर को भी खरीदने में मदद किया और सेलर को भी बेचने में मदद किया। तो इसने एक एजेंसी की सर्विस दी है दोनों लोगों को।
ठीक है सर। और क्या है, सप्लाई ऑफ एक्सटेंशन ऑफ लोन सर्विसेज बाय द डीसीए टू द रिसिपिएंट। और तीसरा क्या किया है, डीसीए ने इस बायर को एक अलग से और सर्विस दी जिसको कह रहे हैं लोन की सर्विस, कि भैया वो पैसे नहीं दे पा रहा था, उसको कहा कि तुम टुकड़ों में दे देना, मैं फिलहाल प्रिंसिपल को दे देता हूं। तो ये 3 एक्टिविटीज के अंदर हुई है। It is clarified that in this case where the DCA is not an agent under para 3 of schedule 1 of the CGST Act, the temporary short term transaction based loan being provided by DCA to the buyer is a supply of service by the DCA to the recipient on principal to principal basis and is an independent supply। मतलब कि भाई साहब इनके बीच के जो ट्रांजैक्शन है, दिस इज अ सप्लाई नंबर 1, दिस इज सप्लाई नंबर 1। डीसीए जो इसको एक सर्विस दे रहा है एजेंसी की, अभी एजेंट तो नहीं माना गया ना, तो इसने एक सर्विस दी एजेंसी को और इसने इसको सर्विस दी एजेंसी को, दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ सप्लाई। और डीसीए जो बायर को सर्विस दे रहा है कौन सी वाली, लोन वाली, दिस इज अगेन अ डिफरेंट काइंड ऑफ सप्लाई। इसको कह सकते हो सप्लाई नंबर 2। सप्लाई नंबर 1 क्या है, जो प्रिंसिपल दे रहा है डायरेक्टली किसको, बायर को, ये सप्लाई एक अलग है जिसमें उसने क्या बेचा, सामान बेचा। और जो डीसीए एक सर्विस दे रहा है किसको, बायर को, जिसको हम कह रहे हैं लोन सर्विस, जिसके अंदर वो इंटरेस्ट कमा रहा है, ये क्या है, एक अलग सप्लाई, क्योंकि इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पैरा 3 लग नहीं रहा, ये बीच में हमारा आ ही नहीं रहा, एक थर्ड पार्टी मानी जा रही है जिसने की मदद किया बायर और सेलर को खरीदने और बेचने के अंदर। बायर को पैसे की कमी पड़ी तो इसने कहा कि चलो जी मुझसे लोन ले लो, तुम पैसा चुका दो, मुझे तुम बाद में देते रहना, मुझे इंटरेस्ट के साथ दे देना। तो क्या कहा जा रहा है इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि भैया ये जो ट्रांजैक्शन है वैल्यू ऑफ सप्लाई का, वैल्यू ऑफ गुड्स का, और ये जो लोन है इसका आपस में कोई रिलेशन बन रहा है, नहीं बन रहा। अगर मान लो इनवॉइस इस डीसीए ने इशू किया होता, तो इनवॉइस इशू कौन कर रहा है, डीसीए, तो बीच में ये आ गया, पैसे कौन रिसीव करेगा, डीसीए, और लोन के इंटरेस्ट भी कौन रिसीव कर रहा है, डीसीए। तो ये दोनों मिक्स होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, दोनों पैसा किसके पास आ रहा है, डीसीए के पास। बट अभी की सिचुएशन क्या है कि डीसीए का इस वैल्यू सप्लाई के अंदर कोई रोल नहीं है। क्यों, एज पर पैरा नंबर 3। क्यों, क्योंकि इनवॉइस किसने इशू किया है, इसलिए। तो पैरा 3 कह रहा है कि भैया इनवॉइस ने इशू किया है, तो ये वैल्यू ऑफ सप्लाई अलग बनी, और ये जो एक सर्विस दे रहा है इसको लोन वाली, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई अलग बनी। लेकिन अगर यहां पे इनवॉइस डीसीए इशू करता तो इनके बीच में एक वैल्यू ऑफ सप्लाई क्रिएट होती। ध्यान दे रहे हो, अगर डीसीए इनवॉइस इशू करता तो डीसीए और बायर के बीच में क्या होता, वैल्यू ऑफ सप्लाई होता, और डीसीए और बायर के बीच में क्या होता, वो लोन की सर्विस भी होती। तो दोनों एक ही तो हो गई, एक ही पार्टी के बीच में हो गई, तो हम दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, बोलेंगे भैया ये तो इसके साथ जुड़ेगा। लेकिन अगर दोनों डिफरेंट और दोनों के अंदर पार्टीज डिफरेंट है, मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर पार्टीज कौन है, ये और ये, एक सेपरेट ट्रांजैक्शन हो गई। और लोन सर्विसेज के अंदर पार्टी कौन है, डीसीए और बायर, तो ये सेपरेट ट्रांजैक्शन हो गई, दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। आगे बढ़ो। Therefore, the interest being charged by the DCA would not form part of value of supply of goods supplied to the buyer by the supplier। मतलब कि गुड्स सप्लाई किया बायर ने, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई जो इसको मिलेगा वो इसके लिए यहां पे खत्म होगा, मतलब उनके बीच में ट्रांजैक्शन ऐसे वाली चल रही है। और डीसी के साथ जो चल रहा है, दिस इज दी सेपरेट, इनका आपस में लेने देना नहीं है। जो आपस में लेने देना नहीं है तो ऑब्वियस बात है इसको हम ऐड नहीं करेंगे, मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर जो आपकी लोन सर्विस का इंटरेस्ट है वो ऐड नहीं होगा। सवाल ये पूछा गया था ऐड होगा कि नहीं होगा, कब, जब डीसी एजेंट नहीं है। अच्छा, डीसी एजेंट होगा तो क्या होगा, ये सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, where DCA is an agent under para 3 of schedule 1 of CGST Act and makes payment to the principal on behalf of the buyer and charges interest to the buyer for delayed payment along with the value of goods being supplied, whether the interest will form a part of value of supply of the goods also or not। क्या वो वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर उसका इंटरेस्ट का पार्ट जो है वो जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, ये सवाल है। ठीक है, तो समझ हमने पीछे लिया है कि भैया यहाँ पे डीसीए जो है मेरा एजेंट है, तो मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई कहां से हो रही है, डीसीए टू बायर, और लोन फैसिलिटी भी कहां से हो रही है, डीसीए टू बायर। तो इस केस में आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई एक जगह से ओरिजिनेट हो रहा है, मतलब एक ही पार्टी इन्वॉल्व है, इसके अंदर क्या हो जाएगा, आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा। मतलब जो एक तरीके से सप्लायर कौन हो गया यहाँ पे, एजेंट ही हो गया, क्योंकि उसके नाम से इनवॉइस इशू हुआ है, वो एजेंट है। तो उस केस में सप्लाई भी वही कर रहा है और लोन फैसिलिटीज भी वही पर्सन दे रहा है, तो उन दोनों को आप क्लब कर सकते हो, जोड़ सकते हो, क्योंकि कुल मिला के जीएसटी एक ही जगह से आएगा। ये नहीं कहा जा रहा, ध्यान देना इस चीज को मत समझना कि भैया पहले वाले केस के अंदर प्रिंसिपल से सीधा चला गया कहां पे, बायर पे, तो इस अमाउंट पे क्या ये टैक्सेबल है कि नहीं है, क्या इसको सप्लाई मान रहे नहीं मान रहे, मान रहे। क्या इस पे जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा। और जो बीच में हमारा डीसीए था, इसने जो सर्विस दी इसको लोन वाली, क्या इसको सप्लाई मान रहे नहीं मान रहे,
इसको भी सप्लाई मान रहे हैं। क्या इस पे जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा, इस पे भी लगेगा। तो जीएसटी का नुकसान कहीं नहीं हो रहा, बस ये कह रहे हैं कि क्या इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते, तो नहीं जोड़ सकते। क्यों? क्योंकि पार्टीज डिफरेंट हो जा रही है। बट तीसरे वाले में जहां पे डीसीए हमारा एजेंट हो गया, तो वहां पे क्या हो गया? पर्सन से डीसीए, प्रिंसिपल से डीएसए, एक कहानी, और फिर डीसीए से बायर, एक कहानी। वैल्यू ऑफ सप्लाई यहां से यहां चल रही है, यहां से यहां नहीं चल रही है। अब कहां से कहां चल रही है? डीसीए टू बायर। और लोन फैसिलिटी भी कहां से कहां चल रही है? डीसीए टू बायर। तो हम कह रहे हैं सप्लाई ये भी है, जीएसटी यहां भी हो रहा है, और सप्लाई ये लोन फैसिलिटी भी है, जीएसटी यहां पे भी लग रहा है। तो क्यों ना इन दोनों को जोड़ दिया जाए? जोड़ा था, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, चलो जी, इसको रीड नहीं कर रहा हूं मैं, वही सारे फैक्टर्स लिखे हुए यहां पे भी, बट कंक्लूजन वही है कि यहां पे डीसी हमारा एजेंट है, तो इसके अंदर आप इसको सब्स्यूम कर दोगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर उसका इंटरेस्ट का पार्ट आपका ऐड हो जाएगा। ये तीसरा पॉइंट था आपका, खत्म हुआ। तीसरा पॉइंट किसका था? प्रिंसिपल एजेंट का, जिसके अंदर में मेन फोकस किस पे रखा? इनवॉइस के ऊपर। फिर हमारा एक कॉन्सेप्ट गुजरा डीसीए का, डायरेक्ट क्रेडिट एजेंट का, जिसको लेके अलग एनालिसिस थी। पहले डीसी को समझा, फिर उसके रिलेटेड 3 सवाल समझे कि डीसी हमारा एजेंट है या नहीं है, डीसी अगर एजेंट है तो इंटरेस्ट को जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे, डीसी अगर एजेंट नहीं है तो इंटरेस्ट को जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे। क्लियर है? तीसरा पैरा खत्म। अगला पैरा क्या है? इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, पैरा 4 ऑफ शेड्यूल 1। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस का मतलब क्या है यहां पे? आपने इसका एक्सक्लूजन पढ़ा था कि जब सर्विस को इंपोर्ट किया जाता है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए हो या ना हो, वो आपका सप्लाई माना जाता है। यहां पे वो बात नहीं कर रहा। यहां पे तो हम कौन सा पॉइंट देख रहे हैं? बिना कंसिडरेशन वाला। ये शेड्यूल किसका है? बिना कंसिडरेशन का। तो यहां पे देखो क्या कह रहा है कि अगर आपने सर्विस को इंपोर्ट किया, किससे? किससे? ध्यान दो, ये एक जनरल इंपोर्टेशन नहीं है, कुछ यहां पे टर्म्स है। क्या है? देखो क्या कह रहा है? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ पर्सन फ्रॉम अ related person or from his establishments located outside India without consideration in the course or furtherance of business shall be treated as supply। वो जो पॉइंट था वो क्या था कि मैं इंपोर्ट कर रहा हूं, किसी से भी करूं कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्दरेंस के लिए करूं या ना करूं फर्क नहीं पड़ता, अब उसको क्या मान लेंगे? सप्लाई। वो पॉइंट ये था। यहां पे क्या कह रहा है? इंपोर्ट करना है, फर्दरेंस के लिए ही करना है, और किससे कर रहे हो? रिलेटेड पर्सन से कर रहे हो, तो उस केस में आपका कंसिडरेशन नहीं भी होगा तो भी क्या मान लिया जाएगा? सप्लाई। क्यों? क्योंकि रिलेटेड पर्सन। और इंपोर्टेशन किसकी बात कर रहा है यहां पे? सर्विसेज की, गुड्स की चर्चा नहीं हो रही है। प्रिंसिपल एजेंट में गुड्स की चर्चा थी, सर्विस की चर्चा नहीं हो रही थी। तो ये थोड़ी थोड़ी बारीकी को ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो छोटा सा पॉइंट है, कोई खास पॉइंट नहीं था कि भैया इंपोर्ट करोगे किस चीज की? सर्विसेज की। किससे कर रहे हो? रिलेटेड पर्सन से या रिलेटेड पर्सन के एस्टैब्लिशमेंट से। और काहे के लिए कर रहे हो? इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए कर रहे हो, तो उस केस में आपका ये जो इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस होगा ये सप्लाई मान लिया जाएगा एज पर पैरा 4 शेड्यूल 1। एग्जांपल देखो फटाफट से। क्या ये? झुमरू एसोसिएट्स रिसीव्ड लीगल कंसल्टेंसी सर्विस फ्रॉम इट्स हेड ऑफिस लोकेटेड इन मलेशिया। इसी का हेड ऑफिस है, कहां पर है? लेकिन मलेशिया में। ये क्या कर रहे हैं? उससे लीगल कंसल्टेंसी ले रहे हैं, तो ये रिलेटेड पर्सन हो गया नहीं हो गया? हो गया। द हेड ऑफिस हैज रेंडर्ड सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट। कह रहा है जी हेड ऑफिस ने फ्री में दे दी सर्विस टू इट्स ब्रांच ऑफिस। सिंस झुमरू एसोसिएट्स एंड इन हेड ऑफिस आर रिलेटेड पर्सन, सर्विसेज रिसीव्ड बाय झुमरू एसोसिएट्स विल क्वालिफाई एज सप्लाई इवन दो द हेड ऑफिस हैज नॉट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम इट। मतलब कंसिडरेशन नहीं भी था, लेकिन तब भी सर्विस को क्या मानोगे आप? सप्लाई मानोगे। क्यों? क्योंकि यहां पर रिलेटेड पर्सन एग्जिस्ट कर रहा है। अगला देखो, Chakmak, a proprietor registered in Delhi, has sought architect service from his son, अपने बेटे से architect service ली, located in US, with respect to his newly constructed house in Delhi. Although services have been received by Chakmak without consideration from his son, जो कि son क्या हो गया? एक related person, yet it will not qualify as supply since the same has not been received in course or furtherance of business। ध्यान दो, क्या सप्लाई हुआ? नहीं। क्यों नहीं हुआ? ऊपर वाला सप्लाई हो गया था। इसमें क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं आपके कि भैया आपको क्या करना है? इंपोर्ट करना है किसका? सर्विसेज का। साथ ही में कंसिडरेशन जो है नहीं होना चाहिए, साथ ही में फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। ठीक है, यहां पे इस वाले एग्जांपल में इंपोर्ट तो कर रहे हैं, ठीक है जी, कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है जी, लेकिन फर्दरेंस के लिए है ही नहीं, वो तो अपना घर का खुद का घर बना रहे हैं, सारे बिजनेस का तो काम कर ही नहीं है, तो उस केस में आपका ये यहां पे नहीं लग पा रहा। हमारा वो वाला जो पॉइंट है वो क्या है? ये एक्सेप्शन था हमारा, वो क्या था कि हम इंपोर्ट करेंगे सर्विसेज को,
फर्दरेंस के लिए हो चाहे ना हो, लेकिन उसमें क्या जरूरी था? कंसिडरेशन। नो कंसिडरेशन का पॉइंट नहीं था। तो शेड्यूल 1 सारी बात कर रहा है बिना कंसिडरेशन वाले की, तो उससे इसको अलग करके चलना है माइंड में। वहां पे फर्दरेंस हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वहां पे कंसिडरेशन होना चाहिए। यहाँ पे क्या है? कंसिडरेशन नहीं होगा और फर्दरेंस होना चाहिए। ये फर्क लग रहा है थोड़ा सा? हाँ, कंफ्यूजिंग है, ऑब्वियसली कंफ्यूजिंग है, मैं इसलिए रिलेट कर रहा हूं उसको कि वो क्या था, इंपोर्ट कर रहे हो सर्विस, यहां भी इंपोर्ट कर रहे हो सर्विस, बस फर्क इतना सा है कि वहां पे कंसिडरेशन है, फर्दरेंस हो ना हो। इसके अंदर क्या है? कंसिडरेशन नहीं है और फर्दरेंस मस्ट है। फर्दरेंस हमारा मस्ट है। चलिए जी, तो ये छोटा सा पॉइंट था, खत्म हो गया। इससे रिलेटेड एक दो चुटपुट बातें हैं और देख लेते हैं, फिर ये रैप अप हो जाएगा हमारा। देखो, कह रहा है इन द प्रीसीडिंग पैरास वी हैव डिस्कस्ड द प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 1 व्हिच इनमरेट्स द केसेस वेयर एन एक्टिविटी इज ट्रीटेड एज सप्लाई इवन दो इट इज अंडरटेक फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या कह रहा है कि भैया बिना पैसे की भी हो, फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो, तब भी हम उसको सप्लाई मान लेते हैं। ऐसी हमने 4 बातों को देखा, ऐसे 4 पैरास को हमने देखा। लेट अस नाउ एग्जामिन वेदर द आइटम्स गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट इन केस ऑफ सम ऑफ द सेल्स प्रमोशन स्कीम्स क्वालिफाई एज सप्लाई ऑफ और नॉट। क्या कह रहा है कि अगर सेल्स प्रमोशन के लिए अगर हम फ्री में कुछ बांट रहे हैं तो क्या वो सप्लाई होगा कि नहीं होगा? समझो इसको कैसे कि सपोज करो आप कोई आइटम है फ्री में बांट रहे हो। फ्री में बांटने का मतलब क्या हुआ? आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया और आप उसको फ्री में दे रहे हो यूज करने के लिए कि यूज करो, अच्छा लगेगा तो फिर खरीद लेना। सैंपल, फ्री सैंपल जैसे बढ़ते हैं कि सपोज करो आप डिटर्जेंट पाउडर बनाया, आपने 2 रुपए वाले पैकेट बनाया और फ्री में बांट रहे हो, पैसे नहीं दे उसके, कह रहे हैं यूज करके देखो अच्छा लगेगा तो फिर बड़ा पैकेट ले लेना, उसके पैसे देने पड़ेंगे। तो क्या जो ये फ्री में बट रहा है इसमें कंसिडरेशन तो नहीं मिल रहा, गुड्स सप्लाई आपका हो रहा है, तो क्या इसमें जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा, कंसिडरेशन तो नहीं आया। देखो ऐसे नहीं सीधा हवा में बोलो लगना चाहिए ना। अपने जो थ्योरी पढ़ी, जो अपने लॉ पढ़ा, उस लॉ के हिसाब से क्या रूल है कि कंसिडरेशन नहीं होगा तो जीएसटी नहीं लगेगा, सप्लाई नहीं मानेंगे, लेकिन शेड्यूल 1 आएगा। शेड्यूल 1 में 4 बातें थी। 4 बातें कौन कौन सी थी? परमानेंट ट्रांसफर, विदाउट कंसिडरेशन होना चाहिए, जीएसटी अवेल किया हो। क्या ये डिटर्जेंट वाली जो मैं बात बता रहा हूं इसमें क्या कुछ ऐसी बात हो रही है? परमानेंट ट्रांसफर बिजनेस एसेट, क्या ये बिजनेस एसेट है? नहीं। तो क्या इसमें पैरा 1 लग रहा है? नहीं। पैरा 2 क्या था? रिलेटेड पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन। क्या मैं रिलेटेड पर्सन को दे रहा हूं, डिस्टिंक्ट पर्सन को दे रहा हूं? नहीं। तो क्या पैरा 2 लग रहा है? नहीं। तीसरा पैरा क्या था? तीसरा पैरा क्या था? अरे वाह, प्रिंसिपल एजेंट, इतनी देर लगाया उसके ऊपर। तीसरा पैरा क्या था? प्रिंसिपल एजेंट। क्या मैं जो सर्फ के पैकेट बांट रहा हूं ये डिटर्जेंट के, क्या प्रिंसिपल एजेंट वाला रिलेशन है? नहीं। चौथा क्या था? इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। क्या इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस है? नहीं। तो शेड्यूल 1 के हिसाब से आप जबरदस्ती इसको सप्लाई बना नहीं सकते, और जो आपका सबसेक्शन 1 है वो कहता है कंसिडरेशन होना चाहिए, कंसिडरेशन यहां है नहीं, तो क्या सप्लाई बनेगा? सिंपल सी बात है कि ये लॉ के हिसाब से क्या ये सप्लाई बनेगा? नहीं। लॉ कहता है कंसिडरेशन होना चाहिए, कंसिडरेशन है नहीं। लॉ 4 बातें बताता है, वो 4 बातें इस पे लग नहीं रही, तो कंसिडरेशन ये मतलब सप्लाई ये नहीं माना जाएगा। अगर मैं कहता हूं कि सेल्स प्रमोशन के अंदर हम एक के साथ एक फ्री बांट रहे हैं, ऐसा भी होता है, एक लो एक फ्री, एक सोप के साथ एक सोप फ्री, एक टूथब्रश के साथ एक टूथब्रश फ्री, ऐसा कुछ भी है, कोई भी ऑफर है, तो एक के साथ एक फ्री होता है, तो उस केस में क्या करेंगे हम? एक को तो हमने मान ही लिया सप्लाई, वो तो है कोई दिक्कत, उसके ऊपर टैक्स दिया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा वाला आइटम क्या इसको हम क्या मानेंगे? क्या इसको हम सप्लाई मानेंगे? क्या इसको हम सप्लाई मानेंगे? दूसरे वाले आइटम को, एक तो है ही, उसके तो पैसे हम ले रहे हैं, एक फ्री में दे रहे हैं, जो फ्री में दे रहे हैं क्या वो सप्लाई माना जाएगा? सप्लाई में हाँ माना जाएगा। रूल लगेगा आपको, बताओ जरा, कंसिडरेशन है? नहीं है। क्या 4 पॉइंट में से कोई एक पॉइंट है? नहीं है। कैसे सप्लाई हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन इस सिचुएशन इसको हम क्या कहते हैं कि जब हम एक के साथ एक फ्री दे रहे होते हैं तो हम एक के पैसे में 2 सामान दे रहे हैं, एक के पैसे में 2 सामान दे रहे हैं, तो जो वो पैसा है वही कंसिडरेशन है, उस पर ही जीएसटी लगा पाओगे, दूसरे वाले की आप वैल्यू निकालोगे ही नहीं, वो तो उसके साथ सम्मिलित हो गया। इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है आपको मिक्स सप्लाई का और कंपोजिट सप्लाई का, जो किसी चैप्टर के अंदर आगे पढ़ेंगे, तो उसको और समझेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। बट कहने का मतलब क्या है कि अगर कंसिडरेशन नहीं है और वो 4 पॉइंट नहीं लग रहे तो आपका सप्लाई ये नहीं माना जाएगा। ये आपको सेट करना है अपने माइंड का, ये थंब रूल है आपके एक तरीके से कि ये सप्लाई अगर असेस करना है कि ये सप्लाई होगा कि नहीं होगा, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले सबसेक्शन 1 उसके हिसाब से सप्लाई अगर बन गया तो उसके बाद जो भी आपकी शेड्यूल 1 की बातें हैं, नो कंसिडरेशन वाली, अगर विदाउट कंसिडरेशन वाली शेड्यूल 1 की बातें फुलफिल नहीं कर रही तो वो सप्लाई नहीं होगा, क्योंकि शेड्यूल 1 ही तो जबरदस्ती लगा रहा है ना कि कंसिडरेशन ना भी तो भी लगाएंगे, लेकिन अगर शेड्यूल 1 के 4 फैक्टर नहीं लगते तो उस केस में तो सप्लाई नहीं माना जाएगा।
क्लियर है, जो डेफिनेशन है। तो फटाफट से देखो इसको, अ नंबर ऑफ सेल्स प्रमोशन स्कीम्स आर कॉमनली एम्प्लॉयड बाय द बिजनेसेस टू इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम और टू इंकरेज द यूज और ट्रायल ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस सो दैट न्यू कस्टमर गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देयर प्रोडक्ट। फॉर इंस्टेंस सर्टेन सेक्शंस of trade and industry such as pharmaceuticals companies often provide drug samples to their stockist। जो दवाई वाले होते हैं वो स्टॉकिस्ट को अपने ड्रग के सैंपल वगैरह देते हैं, अलग अलग दवाइयां लॉन्च करते हैं तो वो देते रहते हैं, डीलर्स को देते हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स वगैरह जो होते हैं उनको देते हैं यूज करने के लिए, ईटीसी। और समटाइम्स कंपनी अनाउंसेस ऑफर लाइक बाय वन गेट वन फ्री, ऐसे भी ऑफर होते हैं, बाय वन सोप एंड गेट वन सोप फ्री और गेट वन टूथब्रश फ्री अलॉन्ग विद द परचेज ऑफ टूथपेस्ट। इस टाइप के ऑफर आपने देखे हैं। As we have already seen that as per section 7(1)(a), the goods or services which are supplied free of cost, मतलब without any consideration, shall not be treated as supply except in cases of activities mentioned in schedule number 1। मतलब हमने क्या देखा 1A के अंदर कि भैया अगर बिना कंसिडरेशन के होता तो सप्लाई नहीं माना जाता, किसको छोड़ के, शेड्यूल 1 की बातों को छोड़ के, क्योंकि शेड्यूल 1 के अंदर ही थी, अगर कंसिडरेशन ना भी हो तो हम उसको सप्लाई मान लेते हैं, ऐसा हमने अभी तक पढ़ा है। आगे In view of the same, few sales promotion schemes have been examined as under। कह रहा है फ्री सैंपल्स दिए या फिर गिफ्ट्स दिए आपने, तो सैंपल विच आर सप्लाइज फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी कंसिडरेशन डू नॉट क्वालिफाई एज सप्लाई। मैंने बताया क्यों नहीं होता। 7(1)(a) देखा, कंसिडरेशन नहीं है, आपने शेड्यूल के चारों पॉइंट देखे, वो भी यहां पे मैच नहीं कर रहा, तो आप कहिए आपका सप्लाई के अंदर काम नहीं बनेगा। एक्सेप्ट वेयर द एक्टिविटीज फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ द सीजीएसटी। ठीक, अगला बाय वन गेट वन फ्री ऑफर होता है, उस केस में क्या देखते हैं हम, तो इट में अपीयर एट फर्स्ट ग्लांस दैट इन केस ऑफ ऑफर्स लाइक बाय वन गेट वन फ्री, वन आइटम इज बीइंग सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट। एक आइटम जो है वो फ्री में हम दे रहे हैं विदाउट एनी कंसिडरेशन। इन फैक्ट इट इज नॉट एन इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ फ्री ऑफ गुड्स बट अ केस ऑफ 2 or more individual supplies where a single price is being charged for the entire supply। क्या कह रहे हैं हम फ्री में नहीं दे रहे, इसको हम ऐसे लेके चलते हैं कि हम भैया एक का प्राइस चार्ज कर रहे हैं और 2 आइटम आपको दे रहे। आगे इट कैन एट बेस्ट बी ट्रीटेड एज सप्लाइंग 2 गुड्स फॉर द प्राइस ऑफ 1। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि हम 2 सामान दे रहे हैं एक के प्राइस पे। ठीक है सर, अब इसको और डिटेल में समझने के लिए हमें क्या कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, जो मैंने बताया आपको कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई के बारे में, कि उसका रूल क्या होता है, उस रूल के हिसाब से इसमें काम चलता है। टैक्सेबिलिटी, सप्लाई तो समझ में आ गया, सप्लाई ये है बाय वन गेट वन फ्री वाला सप्लाई है कि नहीं है, बाय वन गेट वन फ्री वाला सप्लाई है कि नहीं है, है। फ्री में बांटा हुआ सप्लाई है कि नहीं है, नहीं है। तो बाय वन गेट वन फ्री वाला जो है वो हमारा सप्लाई होगा। अब सप्लाई जब मान लेंगे तो उस पर टैक्स लगने की बारी आएगी, टैक्स कैसे लगेगा, तो टैक्स कैसे लगेगा उसके लिए अपने को क्या समझना पड़ेगा, अगला कॉन्सेप्ट आपका कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई का। तो क्या कह रहा है कि टैक्सेबिलिटी ऑफ सप्लाई विल बी डिपेंडेंट अपॉन वेदर द सप्लाई इज अ कंपोजिट सप्लाई और अ मिक्स सप्लाई एंड द रेट ऑफ टैक्स शैल बी डिटरमाइंड अकॉर्डिंगली। तो ये अपन पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर आगे कि भैया सप्लाई का मान लिया बाय वन गेट वन फ्री वाले में, या कोई हैम्पर होता है, बहुत सारी चीज दे रहे होते हैं, 4 चीजों के पैसे ले रहे हैं, 2-4 चीजों के नहीं भी ले रहे, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे होगी, कितना रेट का टैक्स लगेगा। सपोज ऐसा हो सकता है कि आप 2 आइटम दे रहे हो, एक दे रहे हो टूथपेस्ट और एक दे रहे हो क्या, ब्रश, ठीक है। पेस्ट के ऊपर 18% का टैक्स, इसके ऊपर है 12% का टैक्स। अब आप क्या करोगे, आप एक तो दे रहे हो, इसके पैसे ले रहे हो, ये फ्री में, इसको कंबाइन जब करेंगे तो क्या बन गया आपका एक तरीके का कंबाइंड सप्लाई। अब कंबाइंड सप्लाई में आप टैक्स का रेट क्या लगाओगे, तो उसके लिए आपको क्या समझना पड़ेगा कि भैया ये है क्या, मिक्स सप्लाई है या कंपोजिट सप्लाई। ये तो इससे हम आगे देखेंगे, फिलहाल नहीं, बट एक ओवरव्यू दे दिया मैंने कि इस टाइप से आप सप्लाई को, अभी फिलहाल टैक्सेबिलिटी की बात नहीं कर रहे, अब इसकी बात करें सप्लाई की। फ्री में आप सैंपल बांट रहे हो, शेड्यूल में नहीं लग रहा, 7(1) ये लग रहा है, सप्लाई नहीं माना जाएगा। बाय वन गेट वन फ्री होगा तो कुछ ना कुछ आप कंसिडरेशन ले रहे हो, और आप इसको ऐसे ट्रीट करोगे कि आप एक की कंसिडरेशन में 2 सामान दे रहे हो या 4 सामान दे रहे हो, जो भी है आपका, तो वो आपका कंसिडरेशन आ रहा है, जो कंसिडरेशन आ रहा है वो आपका सप्लाई माना जाएगा। उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी कैसे होगी, उसके लिए समझना पड़ेगा क्या कि मिक्स सप्लाई है या कंपोजिट सप्लाई है, और उनके क्या रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग टैक्सेबिलिटी की जाए। क्लियर है, दिस इज ऑल अबाउट शेड्यूल 1 और उसके रिलेटेड सारे पैरामीटर्स थे। अगला शेड्यूल आगे देखेंगे, फिलहाल के लिए इतना ही।